बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टेप वन सेक्शन नंबर 3 एनएस फार्माकोलॉजी। तो स्टूडेंट हम एनएस की फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि आप क्लियर कर रहे हैं इसको मिनी कर्जन से, और आपके साथ है फर्स्ट स्टेप वन सेक्शन नंबर 3। हमने स्पेशल फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं। सिस्टमेटिकली हम इसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम वाइज इसको हम लेके जा रहे हैं। सबसे पहला जो सिस्टम जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वो एनएस है, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये आपके पास है जी मिनी कर्जन का चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम बात करेंगे। लास्ट टाइम आप लोगों ने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी ऑन द बेस ऑफ, हाँ जी, एनएस क्लासिफिकेशन, एनएस क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो आप लोगों ने एनएस की क्लासिफिकेशन की थी, जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के दो सिस्टम्स की बात की थी। कोलिनर्जिक सिस्टम की बात की, एड्रेनर्जिक सिस्टम की बात की। आगे वो आपने ये बात की थी कि किसके अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, ठीक है भैया जी। अब यहाँ पे आज बात करेंगे कोलिनो रिसेप्टर्स एक्टिवेटिंग, और आप लोग बात करेंगे कोलिनो एरेस्ट्रेस इनहिबिटिंग ड्रग्स। तो कुलिनो रिसेप्टर एक्टिवेटिंग, कुलिनो एस्ट्रेस इनहिबिटिंग ड्रग्स। देखें, इसको हम स्टार्ट करने से पहले कुछ 4 से 5 टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। एक नोट के तौर पर आप लोग लिख लें प्लीज इसको, जिसमें आप लोग बात करेंगे जनाब अली, हम 4 ग्रुप्स की बात करने जा रहे हैं। पहले तो आप ये कॉम्प्लीमेंट्री एक नोट लिख लें कि आप 2 वर्ड्स की अगेन एंड अगेन बात करेंगे, जिसमें एगोनिस्ट आपके पास आ जाता है, जिसमें आपके पास है जी एंटा एगोनिस्ट। याद रखिएगा, एगोनिस्ट और एंटा एगोनिस्ट में जो डिफरेंट है वो ये है कि एक आपके पास है एक्टिवेटर एगोनिस्ट, जब भी आप बात करेंगे ये एक्टिवेटर है, और जब भी आप एंटा एगोनिस्ट की बात करेंगे ये इनहिबिटर है। ठीक होगा जी, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब आप लोगों ने 2 सिस्टम्स की बात की थी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर की बात की थी, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की बात की थी। और अब यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोगों ने जनाबेली बात करनी है हाँ जी, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंटा एगोनिस्ट, या एंटा एगोनिस्ट कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, एगोनिस्ट कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। आप लोग 4 ग्रुप्स की बात बना लें। यहाँ पे देखें, आप लोगों ने जो सिस्टम पढ़े थे, आप लोग बात करेंगे एगोनिस्ट, एगोनिस्ट कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की बात करेंगे आप लोग यहाँ पे, एगोनिस्ट। ठीक हो गया जी, 1 मिनट प्लीज जी। तो आप लोग इसको इस तरह करें, इसको इस तरह करें कि कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, और आप करेंगे कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक एंटा एगोनिस्ट, एंटा एगोनिस्ट। तो आप लोग बात करेंगे इसमें एडनर्जिक, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, और आप लोग बात करेंगे एडनर्जिक, एडनर्जिक एंटा एगोनिस्ट। ये 4 ग्रुप आपके पास है, जिनको हमने इंशाल्लाह विद 2 लेक्चर्स इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, और डिटेल में इनकी बात करेंगे। अब यहाँ पे इन 4 ग्रुप में जो सबसे पहला आप लोग ग्रुप करने जा रहे हैं, उसकी आप लोग हेडिंग दे दें कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इनमें आप लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे पहले आप बात करेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दे दें, और चैप्टर का नाम भी आपके पास क्या है, हाँ जी, ये देख लें, कोलिनो रिसेप्टर एक्टिवेटिंग। मेन क्या कि एगोनिस्ट की आप लोग बात करने जा रहे हैं, फिर देन उसकी एंटा एगोनिस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दें, नंबर 1 पे हम नंबर 1 ग्रुप की बात करें, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक का भी आप लोगों को पॉइंट पता है और एगोनिस्ट का भी आप लोगों को पता है। अब इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको एक डायग्राम क्लियर होनी चाहिए, और वो डायग्राम ये वाली डायग्राम है, ठीक होगा जी। तो ये आपको डायग्राम, अच्छा देखें, नॉर्मली सेम यही मैं चले डायग्राम आपके साथ डिस्कस करता हूँ। होता कुछ यूं है, जब आपके पास जो प्रिकर्सर इसका कंपोनेंट है ना, याद रखिए वो कोलिन है, ठीक है। जब कोलिन, हाँ जी, कोलिन और इसके साथ एसिटाइल को एंजाइम यहाँ पे मिलता है, तो ये जनाबेली क्या बना देता है, हाँ जी, एसिटाइल कोलिन। यहाँ पे ये आपके पास क्या बन जाती है, एसिटाइल कोलिन।
और ये जो एसिटाइल कोलिन है ये आपकी जनाब अली इस ये एक्सोन है ना, हाँ जी, ये वाले आपके पास क्या है, ये एक्सोन है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये एक्सोन की आपके पास ये टर्मिनल वाला पार्ट है, हाँ जी, ये टर्मिनल आपको आपके पास पार्ट है। अब इस एक्सोन के टर्मिनल पे ये आपके पास एसिटाइल कोलिन है, यहाँ पे ये रिलीज हो जाती है, ये देख रहे हैं, ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पे ये रिलीज हो जाती है। फिर याद रखिएगा इस एसिटाइल कोलिन की आगे 3 इसके साथ काम होते हैं। कौन से काम होते हैं मैं आगे इसकी बात बताता हूँ। यहाँ पे अब आप लोग ना डायग्राम, एक ये भी डायग्राम है, ठीक है। अब ये आपके पास न्यूरोमस्कुलर प्री साइनेप्टिक एंड है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपके पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी सिखाया जाता है। और इसके ये आपके पास जो विजरास है ना, विजरास की आपने बात की थी, तो यहाँ पे इसके रिसेप्टर से जिस तरह मस्कुलिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर है, ठीक होगा जी। तो ये आपको, और ये आपके पास एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, ठीक हो गया। अच्छा जी, आप लोगों ने ये डायग्राम बना लेनी है, वेरी सिंपल सी एक डायग्राम है, और आप लोगों ने पहले भी कई दफा से बनाई है, और इसको लेबल भी इस तरह कर लेना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कोलिनर्जिक जो एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट का मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये बता दें। एक्टिवेटर है ना, एक्टिवेटर है, ये तो आप लोगों ने बात की है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जनाब अली वो ड्रग्स जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगी उनको हम क्या कहेंगे? हाँ जी, उनको हम क्या कहेंगे? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहेंगे ना। ये आपको पॉइंट पता चल गया। तो देखें, याद रखिएगा मैंने आप लोगों से 2 बातें की हैं एमसीक्यू के तौर पे, आपने ये 2-3 पॉइंट्स जो है ना यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर रिलीज फ्रॉम टर्मिनल एक्सोन, हाँ जी, वो 3 तरह के काम करता है। ये एक साइड पे नोट लिख लें, नोट लिखें कि न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर रिलीज, रिलीज फ्रॉम neurotransmitter acetylcholine, acetylcholine after release from terminal axon या presynaptic and terminal axon, ठीक है जी। टर्मिनल एक्सोन यहाँ पे क्या करेगा, याद रखिएगा, नंबर 1, नंबर 1 क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन एक्टिवेट, एक्टिवेट कैन बी एसिटाइलकोलिन, acetylcholine can activate to, can activate to receptors रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव रिसेप्टर लिखें, जो इसका मतलब होगा रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स, ठीक होगा जी। और फिर इसके बाद याद रखिएगा एसिटाइलकोलिन कन्वर्ट इनटू मेटाबोलाइज, एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन कन्वर्ट इनटू मेटाबोलाइज, goes under to metabolize, acetylcholine go under into metabolize, ये मेटाबोलाइज में जाएगा। और मेटाबोलाइज कौन करवाता है? एसिटाइलकोलिन, हाँ जी स्टूडेंट, ये आप लोगों के पास एंजाइम है, ये देख रहे हैं ना, ये आपके पास जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है, ये फर्दर फिर ये कोलिन बनती है, देन फिर आगे यहाँ पे ये जा रही है, ठीक होगा। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। बाय वाई एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, तो ये भी आपको पॉइंट पता चल गया, ठीक है जी। बट ऊपर आपके पास एंजाइम कौन सा? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ठीक हो गया जी। तो ये भी, अब आते हैं जी आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे जब अंडर मेटाबोलाइज जाएगा उसके बाद इसकी रीअपटेक होगी ना, हाँ जी, क्या होगा? रीअपटेक हो रही है ना, आप लोगों ने अभी यहाँ पे देखा ना, ये यहाँ से कोलिन की क्या हो रही है? रीअपटेक हो रही है आफ्टर में, तो इसकी क्या होगी? रीअपटेक होगी। तो ये 3 काम इसके साथ होंगे आफ्टर रिलीज, हाँ जी, न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर रिलीज फ्रॉम द टर्मिनल। तो क्या क्या उसके साथ होगा हैपनिंग, इसके साथ क्या होगा? ये 3 काम होंगे। तो ये 3 आप लोगों ने पॉइंट्स इसके याद रखने हैं प्लीज। अब आते हैं आगे बात कर लेते हैं। ओके, अब वो सारी ड्रग्स जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगी उनको कोलिनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं। ये तो ऊपर आपने पॉइंट जनाब अली लिख लिया। अब यहाँ पे नोट लिखिएगा कि अगर कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करना हो तो सुनने,
इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, बल्कि इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, एक हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आपने ऐसी जी, तो अगर आपने कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना है तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन आपके कंट्रोल में नहीं होता लेकिन उसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा प्लीज इसमें क्या है, याद रखिए, पहले थोड़ा सा ना सुन लीजिएगा प्लीज। एक आपके पास होता है डायरेक्टली एक्टिवेट टू कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, एक होता है इनडायरेक्टली एक्टिवेट टू कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। हाँ जी, बाय इनहिबिटिंग टू द कोलिक एसिटाइल ट्रांसएस्ट्रेस, एसिटाइल कोलिक एस्ट्रेस जो एंजाइम है उसको आप करके, ठीक है, जिससे एसिटाइल आपके पास मेटाबोलाइज में जनाब अली क्या हो जाता है, मेटाबोलाइज में कन्वर्ट नहीं होता। मेटाबोलाइज में जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा। आप देखें ना, सिंपल यही बात है ना, देख लें। एक आप जनाब अली इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं किसके, इन रिसेप्टर्स को, ठीक हो गया, कोलिनर्जिक रिसेप्टर को। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्टिवेट टू द जनाब ये जो आपके पास है, ठीक होगा जी, इसके साथ डायरेक्टली मतलब कि ड्रग्स देके उसके बाद जनाब इनहिबिट आप कर सकते हैं, इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट आप कर सकते हैं बाय इनहिबिटिंग टू द एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम। अगर आप इसको इनहिबिट कर देंगे तो ये एसिटाइल कोलिन आपका अंडर मेटाबॉलिज्म नहीं जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म नहीं जाएगा तो एसिटाइल कोलिन का यहाँ पे लेवल ज्यादा होगा, जब लेवल ज्यादा होगा तो वो यहाँ पे एक्ट करेगा इन रिसेप्टर पे, ठीक होगा जी। इस तरह भी आप रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और आप लोग इनहिबिट कर सकते हैं किसको, इसकी रीअपटेक को, किसकी, इसकी रीअपटेक को आप इनहिबिट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमने ऊपर 3 बातें की थी। आप जनाबे अली एसिटाइल कोलिन को डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हैं और वो आपके पास जनाब अली क्या कर सकता है, रिसेप्टर पे जाकर काम करेगा। दूसरा काम मैंने बताया कि आप इसके एंजाइम को इनहिबिट कर दें ड्रग दे के, तो फिर भी आपके पास एसिटाइल कोलिन अंडर मेटाबॉलिज्म नहीं जाएगा तो वो आपका काम नहीं होगा, ज्यादा लेवल होगा तो वो आपके रिसेप्टर पे काम करेगा। और अगर आप इसकी रीअपटेक को जनाब इनहिबिट कर दें, ये आपका कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। इस तरह आपको आप एक्टिवेशन करवा सकते हैं किनकी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर की। बट आगे आते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अब ऐसी कोई ड्रग नहीं है जो एसिटाइल कोलिन की रीअपटेक को इनहिबिट करे, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ऐसी ड्रग नहीं है, इसमें साइड बाय साइड ये बात लिख लें, ठीक होगा जी। नेक्स्ट, अब आप चैप्टर नंबर जो 7 है ना मिनी कार्सन का, उसकी बात करने लगे हैं। टाइप्स ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, हेडिंग दे दें, टाइप्स ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। हेडिंग दे दें, टाइप्स ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक होगा जी, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि ये आपके पास 2 टाइप्स हैं, याद रखिएगा, इसकी हैज 2 टाइप्स, 2 टाइप्स, इसकी आगे 2 टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं आप लोग इसकी बात करेंगे। एक का नाम है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। डायरेक्ट, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है, आपकी हर बुक में ये लिखा होगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एगोनिस्ट। और एक कभी कभार देखें बुक्स में ये नहीं चीज लिखी है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, सिंपली क्या लिखा है कि डायरेक्ट एक्टिंग। फिर आपके पास क्या है जी, इनडायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ये ठीक है जी। तो ये भी आपको आपने पॉइंट याद रखना, या सुन लें प्लीज। ऐसी ड्रग्स जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को डायरेक्टली एक्टिवेट करें ना, हाँ जी, डायरेक्टली एक्टिवेट करें, वो आपके पास है डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। इनको डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स भी कहते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ऐसी ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करे ना, और फिर एसिटाइल कोलिन का लेवल ज्यादा हो और देन इंक्रीज एसिटाइल कोलिन का लेवल एक्टिवेट करे किसको, कोलिनर्जिक रिसेप्टर को, तो उसको आप क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। बात समझ गए, 2 बातें आपने कर ली हैं। डायरेक्ट मैंने ऊपर बात भी बताई थी, 3 तरह के काम होंगे एसिटाइल कोलिन के साथ।
डायरेक्ट भी काम है और इनडायरेक्ट भी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता चल गया। अगर हम एगोनिस्ट देते हैं, इट्स मीन के आपके पास एसिटाइलकोलिन का लेवल आप ज्यादा करवा रहे हैं। अगर आप एंजाइम इनहिबिट कर देते हैं, इट्स मीन के आप फिर भी एसिटाइलकोलिन का लेवल ज्यादा करवा रहे हैं। बात क्लियर है, अंडरस्टूड है ना? हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर एगोनिस्ट देते हैं, इट्स मीन के आप एसिटाइलकोलिन का लेवल ज्यादा कर रहे हैं। अगर एंटा एगोनिस्ट, अगर आप जनाब अली एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, अगर ACHE इसको इनहिबिट कर रहे हैं, जो कि मेटाबोलाइज करता है, जो कि कम करता है एसिटाइलकोलिन को, आप जनाब अली इसको इनहिबिट कर दें, फिर भी लेवल ज्यादा होगा। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग इस तरह करें, हेडिंग दे दें। नंबर 1 मैं डिस्कस करूंगा डायरेक्ट, फिर मैं डिस्कस करूंगा इनडायरेक्ट, ठीक है। तो हेडिंग दे दें डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब इसकी फर्दर 3 ग्रुप्स हैं, याद रखिएगा, इसके फर्दर 3 ग्रुप्स हैं। हैविंग फर्दर 3 ग्रुप्स, इसके फर्दर 3 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से हैं? अब ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। देखें जी, आपके ख्याल में कौन से ग्रुप हो सकते हैं? इसके 7 ग्रुप्स हैं, बताएं। कोई बंदा अपने माइंड को ना थोड़ा सा सोचे और बताए। मैंने क्योंकि पहले भी कई दफा बताया हुआ है, बताए ना प्लीज, कौन से हो सकते हैं जनाब? नंबर 1 रिसेप्टर की बात करनी है ना, मस्करिनिक एगोनिस्ट, मस्करिनिक एगोनिस्ट, और आपके पास निकोटिनिक एगोनिस्ट। हाँ जी, निकोटिनिक एगोनिस्ट और इसमें आ जाता है जी आपके पास मिक्स्ड एगोनिस्ट, जो कि मिनी कर्सर में लिखा हुआ है इन्होंने बी के साथ, एक लफ्ज इन्होंने लिखा होगा बी का मतलब है बोथ, ठीक है ना। मिक्स्ड एगोनिस्ट जो कि आपके जनाबे अली एक्टिवेट करते हैं मस्करिनिक रिसेप्टर को भी और निकोटिनिक रिसेप्टर को भी। आपके पास ऐसी ड्रग्स अवेलेबल हैं जो निकोटिनिक रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करती हैं एक टाइम पे, और आपके पास जनाब अली इसको मस्करिनिक रिसेप्टर को भी करती हैं, उनको कहते हैं मिक्स्ड एगोनिस्ट, ठीक होगा जी। तो अब देखें, अब मुझे एक बात बताएं, मस्करिनिक जो रिसेप्टर्स हैं, ये एगोनिस्ट की बात हो रही है, इसका जो दूसरा नाम मैंने आपको बताया था वो क्या था वैसे? इसका सेकंड नेम मैंने आपको बताया था, आप इसको कहते हैं पैरासिम्पैथो। हाँ जी, पैरासिम्पैथो मिमेटिक मिमेटिक ड्रग्स, ठीक होगा जी। ये आपने आज के बाद पॉइंट यहाँ से आपको भूलना नहीं चाहिए प्लीज, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, ठीक हो गया जी। अब इसकी देखें, अब ये आप इसमें कितनी ड्रग्स आ जाती हैं हम उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक नमोनिक याद रखें, नमोनिक आपके पास है, नमोनिक आपके पास है बीपीएम आपने याद रखना है। मीन के बीपी के साथ ना एम आपने याद रख लेना, ठीक होगा जी। या फिर ब्लड प्रेशर मीडियन नर्व से याद रख लें, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग इसको बीपीएम के साथ याद रखें। अच्छा, अब इसमें 3 ड्रग्स आ जाते हैं जो कि आपके पास मस्करिनिक एगोनिस्ट, मतलब कि 3 आपके पास मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं जी? इसमें याद रखिएगा, आपके पास बी स्टैंड फॉर बीटा बीटा निकोल बीटा निकोल, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। आपके पास है जनाब अली, हाँ जी, कौन सी? मस्करिनिक एगोनिस्ट है। फिर आपने याद रखना है पी स्टैंड फॉर, इसमें है पाइलो, और ये एमसीक्यूज है, ये अच्छा ये भी एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज है, ये एग्जाम के एमसीक्यूज है, ठीक होगा जी। तो इसमें ये याद रखिएगा पाइलोकार्पीन याद रखिएगा, ये रिसेंटली एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। पाइलोकार्पीन आपको पता होना चाहिए, ये एक साल्ट है जिसका आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद एम स्टैंड फॉर मस्क्रीन, एम स्टैंड फॉर मस्क्रीन, ठीक होगा जी, मस्क्रीन। तो ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। इसकी आप आगे बात करते हैं, देखिएगा प्लीज, मस्क्रीन हो गया। और इसी को देख लें आप लोगों के साथ यहाँ पे, ये देख लें,
इसमें डायरेक्ट की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक होगा जी। और डायरेक्ट में आप ये देखें, पाइलोकार्पिन आपके पास क्या चीज है, पाइलोकार्पिन ये मस्क्रीनिक रिसेप्टर है, मस्क्रीनिक एगोनिस्ट है। और उसके बाद बिथानिकोल ये आपके पास मस्क्रीनिक है, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक हो गया जी। और एक आपके पास जनाब अली, इसमें मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी है, 3 मेंबर्स आपने याद रखने हैं, ठीक होगा जी। बिथानिकोल, और ये एग्जाम के एमसीक्यूज है, और ये आपके एग्जाम के और इसके बाद एक और थी यहाँ पे, ये मस्क्रीनिक, हाँ ये ठीक है। ये आपके पास है मस्क्रीनिक, ये देख रहे हैं डायरेक्ट एक्टिंग मस्क्रीनिक एगोनिस्ट, डायरेक्ट एक्टिंग मस्क्रीनिक एगोनिस्ट। यहाँ से आप लोगों ने ये बात पढ़नी है, जिसमें बीथानिकोल है, और बीथानिकोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, इसकी फॉर्म, ये आप छोड़ दीजिएगा, सिर्फ आपने क्लिनिकल एप्लीकेशन तक बात रखनी है, और ये आपने बात रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें अगर आप टॉक्सिसिटी करवा देते हैं तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो ये पाइलोकार्पिन है, पाइलोकार्पिन भी आप लोगों को मैंने बता दिया, उसी तरह इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका सेम है सबका। और ये मस्क्रीन है, ठीक है जी, लफ्ज आपके पास है मस्क्रीन। तो ये भी आपको पॉइंट पता चले, ये देख, ये बुक से तीनों आपके हो गए क्लियर। उसके बाद आप लोग लिखेंगे नंबर 2 पे निकोटिनिक एगोनिस्ट। अब ये जो निकोटिनिक एगोनिस्ट है ना, इसमें अच्छा देखें, अभी आप इसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो निकोटिनिक एगोनिस्ट है ना, जो कि निकोटिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, उसमें आप लोग निमोनिक लिख लें प्लीज। इसमें आप लोग निमोनिक लिख लें, निमोनिक आप लोग लिखेंगे निकोटीन एमसीक्यू। भाई जिस पे एमसीक्यू होगा मैं आप लोगों को जिस साल्ट का एमसीक्यू होगा मैं आपको एमसीक्यू बता दूंगा। निकोटीन, निकोटीन, और निकोटीन से भी इंपॉर्टेंट आपके पास एक एमसीक्यूज है, जो कि लोबिलिन, लोबिलिन, और ये तो आपने इस पे टिक लगा ले, 2 टिक लगाए, ये एमसीक्यू, ठीक है जी। तो उसके बाद इसमें और भी आपके पास ड्रग्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। वारी, वर्नी, वर्निसिलिन, वर्निसिलिन, ये आपने पॉइंट याद रखना है। और इसके बाद जनाब अली नियो, नियो निकोटिनाइट, निकोटिनॉइड। तो ये भी आपके पास ड्रग्स हो गई, इसकी निकोटिनिक एगोनिस्ट, और ये आप लोगों ने पॉइंट इसके याद रखने हैं, निकोटिनिक एगोनिस्ट, ठीक हो गया जी। तो निकोटिनिक एगोनिस्ट देखें प्लीज, इसमें डायरेक्ट एक्टिंग निकोटिनिक एगोनिस्ट में निकोटीन है, इसका ये आप बाद में, इसमें वेरिनिसिलिन है, स्लीन है, ये भी आप बात किया। और इसमें एक और ड्रग ये लिख लें, सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन भी आप लोग लिख लें, ठीक है। सक्सिनाइल कोलिन, इसमें आप लोग लिख लें, सक्सिनाइल कोलिन भी लिखें, ठीक है। सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन। और जो एमसीक्यूज मैं बताऊंगा ना, वो आपने एमसीक्यूज देखें, मैं नहीं कहता कि आप लोग इसको याद रखें या ना रखें, ठीक है आप, लेकिन आपके लम्बे होना चाहिए, आपने पढ़ा होना चाहिए। बट जो एमसीक्यूज आपके कॉमनली पूछे जाते हैं, वो ये चीज, ठीक होगा, मैं उसका कलर ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम पॉइंट वाले दिन आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। उसके बाद है मिक्स्ड, बात आ जाती है। अब नंबर 3 पे आप लोग लिखे मिक्स्ड। जो मिक्स्ड है आपके पास यहाँ बोथ हैं, बोथ एगोनिस्ट, वो आपके पास कौन से हैं, मतलब कि आपके मिक्स से मुराद ये है कि आपके पास जनाब अली मस्करीनिक मस्करीनिक रिसेप्टर, मस्करीनिक एगोनिस्ट भी हैं और निकोटिनिक एगोनिस्ट भी हैं, ठीक है, दोनों के दोनों। अब इसमें कौन सी हैं, इसमें निमोनिक लिखें प्लीज। इसमें निमोनिक आप लोग लिखेंगे जिससे आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। वो आपके पास क्या है, कैम, लफ्ज आपने 3 मेंबर याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, CAM, कैम, कैम आप लोगों ने याद रखना है। और इस कैम में क्या क्या आता है, C स्टैंड फॉर, और जो एमसी, ये तीनों एमसीक्यूज है जी, यहाँ से तीनों के एमसीक्यूज है। कार्बा, कार्बाकोल, कार्बाकोल, इसमें A स्टैंड फॉर आपके पास है एसिटाइल कोलिन, हाँ जी, एसिटाइल कोलिन। और इसमें आप लोग याद रखेंगे M स्टैंड फॉर मिथाकोलिन, ये इंपॉर्टेंट है, मिथाकोलिन इंपॉर्टेंट एक साल्ट है, और आपको इसका पता नहीं, मिथाकोलिन, मिथा मिथाकोलिन, तो ये आपको पॉइंट क्लियर है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल, ठीक है। ये 3 आपके पास साल्ट हैं जो कि, हाँ जी, कौन से मिक्स्ड है ना,
तो यहाँ पे आप लोगों को मिक्स का भी पता होना चाहिए। इसमें बी का मतलब बोथ होता है, ठीक है। अच्छा, ये देख रहे हैं एसिटाइल कोलिन, ये बोथ है, और ये आप देख रहे हैं कार्बाकोल, ये आपके लिए बोथ है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को, और आप लोगों की एक यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक होगा जी। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। बहरहाल आगे देखते हैं। इसमें 3 आपके मिथाकोलिन आपने याद रखना है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज है। उसके बाद नेक्स्ट प्लीज, ये तो आपने बात कर लिया जी। देखें डायरेक्ट की आपने बात की है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक होगा। अब उसके बाद हेडिंग दें आप लोग इनडायरेक्ट की, नंबर 2 पे हेडिंग दें। नंबर 2 पे आप लोग हेडिंग देने जा रहे हैं इनडायरेक्ट। हाँ जी, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का दूसरा नाम भी लिख लें प्लीज, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है और ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। सेकंड नेम आप लोग इसका लिखेंगे कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर, ऐसे ही है ना। हाँ जी, इसका यही मतलब है ना। आप लोग तो कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बात कर ली है। फिर इसका एक और भी नाम लिखें, एक और नाम इसका इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिटिक ड्रग्स। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनो कोलिनोमिटिक मिमिटिक ड्रग्स। तो ये 3-4 नाम आपकी बुक, ये दोनों आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। तीनों ये भी मेंशन है, इनडायरेक्ट के साथ है, लेकिन उसके साथ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट नहीं लिखा हुआ। बहरहाल आगे चलते हैं। ये जस्ट आपकी आसानी के लिए मैं कर देता हूँ। आगे इसको फर्दर डिवाइड किया गया, इसको आगे इसकी फर्दर इसकी डिवीजन की गई है। अब वो देखिएगा आप लोग लिखेंगे फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इसको फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ग्रुप में, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। फर्दर 2 ग्रुप्स, और इसके 2 मेजर केमिकल क्लासेस हैं। बुक में आप जब मिनी कर्सन की बात करेंगे ना, उधर लिखा हुआ है 2 मेजर केमिकल क्लासेस, और आप इसका उसका मतलब ही यही है, ठीक है। अच्छा देखिएगा प्लीज, 2 मेजर केमिकल क्लासेस से का मतलब ये है, आपके पास जनाबेली कार्बोनिक कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड एस्टर्स या, और इस कार्बोनिक एसिड एस्टर्स का जो आपके पास साल्ट है ना जनाबेली, जो ग्रुप है, मेंबर है, उसका नाम है कार्बामेट्स। ठीक हो गया जी। और कार्बामेट्स एक इंटरमीडिएट टू लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। ये आपके पास कौन सी ड्रग्स हैं, कार्बामेट एक ग्रुप है, इसमें आपके पास कौन सी है, इंटरमीडिएट टू लॉन्ग इंटरमीडिएट टू लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, ठीक होगा जी। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। फिर आप लोग लिखेंगे, इसमें एक ग्रुप का नाम है जिसका नाम है जनाबली फॉस्फोरिक एसिड एस्टर, फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक फॉस्फेरिक फॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स। देखिए, जो चीज मैं आपको कहूंगा ना याद करनी है आपने, वो कर लीजिएगा, ठीक है। बहरहाल ये आसानी से हो जाएगी, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बड़ी इजी है। और ये इसका ग्रुप आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कंपाउंड या ड्रग्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट फॉस्फेट्स कंपाउंड या फिर ड्रग्स कह लें, कंपाउंड या फिर ड्रग्स। अब मुझे आप एक बात बताएं, ऑर्गेनोफॉस्फेट आप लोग कहाँ से जानते हैं? हाँ जी, कोई ऐसी मुझे चीज बताएं जहां से आप लोग ऑर्गेनोफॉस्फेट को आप जानते हैं कि नहीं जानते। हाँ जी बताएं ना जनाब अली। ये आपके पास वेरी लॉन्ग एक्टिंग होती है, वेरी लॉन्ग एक्टिंग आपके पास, ठीक है जी। तो आप जानते हैं ना,
याद रखिएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट मैंने आप लोगों को कई दफा बात बताई हुई है कि प्रेजेंट इन इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये आप जो स्प्रे करते हैं ना, किसान जो खेतों में खेत के अंदर जो स्प्रे करते हैं ना, उनमें जनाबे ये होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट इन मतलब कि प्रेजेंट इन इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स ये बात आप लोगों को मैं कई दफा बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपको अच्छा जी देखें, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स आपके प्रेजेंट्स होते हैं जनाब अली इंसेक्टिसाइड्स में और पेस्टिसाइड्स में। और ये इसकी मैं आपको याद रखने के लिए ना, अब मैं ओके जी, अब बात आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। इसमें और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो क्या है पता है आपको इस चीज का? ये भी यार कई बार हमने यहाँ पे तो बात नहीं की इसकी डिटेल में। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, वो आपके पास ये है कि इनहिबिट इनहिबिट टू एसिटाइलकोलिन। बात समझ आ रही है? इनहिबिट टू एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंड इंक्रीज एसिटाइलकोलिन। यार मुझे एक बात बताएं, इसका क्या है? इसका भी यही है ना भाई, सबका काम क्या है? अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की मैं बात करूं, ऊपर भी आप लोगों को पता था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, इधर भी आपको पता है, क्योंकि बात ही सिंपल सी है। वो क्या कर रहा था? वो डायरेक्ट मतलब कि रिलीज करवा रहा था, एसिटाइलकोलिन को एक्ट करवा रहा था। ये क्या कर रहा है? ये इनडायरेक्टली एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करती है ड्रग्स, और आपके एसिटाइलकोलिन को अल्टीमेटली आपको एसिटाइलकोलिन चाहिए, ठीक है, जो कि आपके पास रिसेप्टर पे काम कर। अब आते हैं, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। इसमें आप लोग अब इस तरह करेंगे, सबसे पहले ना नंबर 1 में डिस्कस, अच्छा एक और इसमें होती है, थर्ड पे आप लोग लिख लें, एक और उसका नाम है एंड्रोफोनियम। एंड्रोफोनियम एंड्रोफोनियम आपकी बेसिकली ना, कुछ लोग इसको एंड्रोफोनियम को ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ ही नहीं, इसको आपके मिला देते हैं कार्बामेट्स के साथ, ठीक है। अब के जबकि ये जो आपके पास एंड्रोफोनियम है ना, आप अगर बुक को थोड़ा रीड और करें, एंड्रोफोनियम इज अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। ये आपके पास शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। और याद रखिएगा एंड्रोफोनियम आपके पास एक एंटी कोलिनेस्ट्रेस ड्रग्स है। ये भाई एंटी कोलिनेस्ट्रेस ड्रग्स है ना, ये क्या है आपके पास? इसको मैं कह सकता हूँ कोली एंटी कोलिन एस्ट्रेस ड्रग्स मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? मुझे एक बात बता दें, एंटी कोलिन एस्ट्रेस ड्रग्स कह सकता हूँ। फिर मैं इसको कह सकता हूँ एंटी कोलिन कोलिन एस्ट्रेट ड्रग कह सकता हूँ? मुझे एक बात बताएं, कह सकता हूँ ना भाई? इसको मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? ये सारी आपकी क्या है, आप लोग बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं एंटी, ये भी यार एंटी कोलिन एस्ट्रेस, जो इसके खिलाफ है, इसको ये भी कहा जाता है, ठीक हो गया जी। तो ये भी आपको एंटी कोलिन एस्ट्रेस, तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा ये एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, ठीक है, तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं। आगे आप देखिएगा नंबर 1 पे ना आप लोग हेडिंग दे दें। अब इनके मैं ना आपको लिखवाऊंगा इनमें मेंबर कौन कौन से आते हैं, तो आप लोग हेडिंग दे दें सबसे पहले कार्बामेट्स, या फिर आप इसको रिवर्सिबल भी कहते हैं। ये जो है ना इंटरमीडिएट टू लॉन्ग एक्टिंग, ये इनको रिवर्सिबल भी कहते हैं, इनको कार्बामेट्स भी कहते हैं। तो नंबर 1 पे लिखें। अच्छा कुछ लोग इसको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के साथ भी आपकी किसी किसी बुक में जो है ना, इसको डिवाइड किया गया है। आपके पास जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स है ना, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स हैं, इनको रिवर्सिबल और इनवर्सिबल इरिवर्सिबल के साथ भी किया गया, और मैं आपको बताऊंगा कि किस किस के साथ है। आप लोग लिख लें यहाँ पे कार्बामेट्स कार्बामेट्स या फिर रिवर्सिबल ड्रग्स, रिवर्सिबल, हाँ जी रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एगोनिस्ट, इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। अब देख लें, ये सिर्फ इतने 3-4 लफ्ज लिखने का मतलब ये है कि आपको ये एटलीस्ट पता चले कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, हेडिंग क्या आपकी। इसमें आपके 3 मेंबर्स आ जाते हैं ड्रग्स के, 3 मेंबर्स आपने याद रखने, ठीक है। 3 मेंबर्स आप जो याद रखने जा रहे हैं ना, उसका नमोनिक आपके पास ये है पी पी पीपीएन, पीपीएन
पीपीएन आप याद रखेंगे और जनाबे आपको ये ड्रग्स पता चल जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सी हैं देख लें। पी स्टैंड फॉर फाइसो, फाइसो, पी स्टैंड फॉर फाइसो स्टिगमीन, स्टिगमाइन, स्टिगमाइन, ठीक है, फाइसो स्टिगमाइन। अब ये स्टिगमाइन आपने लफ्ज इसमें याद रखना है, ठीक है। फाइसो स्टिगमाइन, पी स्टैंड फॉर आगे पायरिडो, पायरिडो स्टिगमाइन। फिर आगे आपके पास जनाबेली क्या है, एन स्टैंड फॉर नियोस्टिगमाइन। तो देख लें ये नियोस्टिगमाइन आप याद रखें। तो स्टिगमाइन आपको पता होगा तो आपको जनाबेली कार्बामेट्स के जो मेंबर्स हैं ना वो आपको पता चले। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हाँ जी, अल्टीमेटली एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करना है, एसिटाइलकोलिन को जनाबेली क्या करना है, ज्यादा करना है। तो ये आपको पॉइंट पता चले। अच्छा, इसमें एक और चीज जल्दी से लिखें प्लीज, ये आप लोग लिख लें। इसमें नंबर टू पे जो आप बात करने जा रहे हैं ना, वो आप लोगों के पास इस रिवर्सिबल में ना, कुछ लोग इस रिवर्सिबल में 4 मेंबर्स की बात कर लेते हैं। मतलब क्या, अगर आप ये नमोनिक बनाते हैं ना, पी पी एन ई एन, तो फिर आपका पेन बन जाता है। आप लोग, कुछ लोग इसको पेन की फॉर्म में भी याद रख लेते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट टू लॉन्ग एक्टिव में आती है बात, तो ये शॉर्ट में है थोड़ी सी। तो आप लोग ई स्टैंड फॉर यहाँ पे बात कर लेंगे, इनको याद रखने के। ई स्टैंड फॉर एंड्रोफोनियम, एंड्रोफोनियम। और एंड्रोफोनियम आपको बड़े अच्छे से पता है कि ये एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। और पता है एंड्रोफोनियम का जो इसकी जो इंडिकेशन है ना, मतलब जो इसकी इंडिकेशन है वो आपके पास है मस्तीनिया ग्रेविस, ठीक है। मस्तीनिया ग्रेविस में आप ये करते हैं, मस्तीनिया ग्रेविस में, ठीक है। तो ये आपको बहरहाल यहाँ पे अभी हम डिस्कस नहीं करने जा रहे, हम ये चीज डिस्कस नहीं करने जा रहे कि यूजेस कहाँ पे है, क्लिनिकल ये वो। तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, इसको आप लोग बुक से तरह देख लें कि 3-4 जो आपने पढ़ी हैं। आपने बात की है इनडायरेक्ट, देखें इनडायरेक्ट एक्टिंग, इसमें एंड्रोफिन की आपने बात की है ना, ये आपके पास अल्कोहल, ठीक है, इनहिबिटर ऑफ द कोलिन एस्ट्रेस, और ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, और रिलीज टू द एसिटाइलकोलिन, ये तो आपने बात कर ली है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्बामेट्स, कार्बामेट्स की आपने बात की है, नियोस्टिगमीन, पायरिडोस्टिगमीन और फाइसोस्टिगमीन। 3 ड्रग्स आपकी ये भी क्लियर है, ठीक होगा जी। लाइक, अब उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने कहा लाइक एंड्रोफिन, लाइक एंड्रोफिन और लाइक एंड्रोफिन। इसलिए इसलिए मैंने इसको पेन के साथ ले लिया, तो मेरी बात समझ आ रही, इसलिए लोग इसको इसके साथ कंबाइन कर देते हैं। अब उसके बाद ये, अब मेरे ख्याल में आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, क्लियर। देख, ये टेबल आपके पास क्लियर हो गया। एक टेबल आपने इसका मिनी कर्जन का ये कर दिया है चैप्टर नंबर 7 से। उसके बाद आप लोग लिखेंगे नंबर 3। नंबर 3 पे आप लोग बात करेंगे, नंबर 3 पे आप लोग बात करेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड या ड्रग्स की। ऑर्गेनो ऑर्गेनो फॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स या फिर ड्रग्स, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए, आप साथ में ड्रग्स भी लिख लें, ठीक है, बुक में क्योंकि ड्रग भी लिखा हुआ है, तो आपको पॉइंट पता। अच्छा, इसमें देखें, इसमें 3 मेंबर्स आते हैं, इसमें भी कितने मेंबर्स हैं, 3 तरह के साल्ट आ जाते हैं आपके। कौन कौन से हैं, हाँ जी, पता है, पता है कौन कौन से हैं। 3 इसके इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखें जी। नंबर 1 आपके पास है इसमें इको, इकोथायो, इकोथायो फेट करूंगा, इकोथायोफेट, इकोथायोफेट। अच्छा, आपने फेट फेट को याद रखना है अब, ठीक है ना। इकोथायोफेट, उसके बाद आइसोफ्लोरो, आइसोफ्लोरो थायो, आइसोफ्लोरोफेट। अच्छा, जो मैं इनमें इसमें कहूंगा ना एमसीक्यूज है भाई, पहले मैंने एमसीक्यूज के लिए कौन कौन सी बातें की हैं, ये तीनों ही एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज 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 के लिए आपने छोड़ना नहीं है, एमसीक्यूज एमसीक्यूज के लिए छोड़ना नहीं है, मैं अभी से कह रहा हूँ, एमसीक्यूज के लिए छोड़नी नहीं है, एमसीक्यूज के लिए ये छोड़नी नहीं है, और ये भी नहीं छोड़नी। मालाथायोन, मेलाथायोन भी से कहते हैं। और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू फिर आ गया, वो आपके पास है जी पैराथायोन, और यहाँ पे एक एंड पे है सेरिन, सेरिन भी आपके पास इसमें आती है।
सो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ये अभी बुक से देख लें एक दफा कि भाई आपके पास ये कहीं कोई है तो नहीं कि इसमें से कोई ड्रग ऐसी आपके पास। देखें जी, ये आपके पास 1 मिनट प्लीज। अच्छा जी, ये आपके पास मिक्स्ड है, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, ठीक है। बोथ 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 मीन क्या, एंडोफोरिन आपने बात करनी है, स्टिग्मिन की फाइसोस्टिग्मिन की बात की, पायरोडिस्टिग्मिन की बात कर ली, इकोथायोफेट की बात कर ली, पैराथायोन की बात कर ली, सेरीन की बात कर ली। ये देख लें, बी से मीन के बोथ एम और एन, मस्क्रीनिक और निकोटिनिक, ठीक होगा जी। आगे इसकी अभी हमने जरूरत नहीं है, ये आगे आपको ये पॉइंट ठीक होगा। ये आप लोग अभी मेंबर्स की बात करें। उसके बाद ये देख लें, इनडायरेक्ट एक्टिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट। इनडायरेक्ट एक्टिंग फॉस्फेट में क्या है, पैराथायोन है, मेलाथायोन मैंने आपको करवा दिया है, सेरीन है, टेब्यून है, अदर्स, ठीक होगा। ये भी आपके पास वही है, सिमिलर लाइक, ठीक होगा। ये आपके पास क्या है, ये इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक होगा जी। इसमें आपके पास होगा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हाँ इसमें ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की मैंने बात आपको बता दी, ठीक होगा जी। नेक्स्ट, हाँ जी क्लियर, कोई क्वेश्चन? देखें, मैं अगर अगर तो आप लोग खुद पढ़ेंगे ना, मतलब कि आप लोग खुद रीड कर लेंगे बुक को, तो फिर मैं नहीं करता। अगर आपने नहीं करनी तो फिर तो मैंने तो करनी है, ठीक है ना। बुक को रीड मैंने, अगर आप लोग मेरे से बात कर लेते हैं सर ठीक है आप ना किया करें, हम खुद कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं नहीं करता। आप खुद कर लिया करें रीड। तो अगर करेंगे तो फिर नहीं मैं करूंगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं करूंगा। ये आपको पॉइंट पता है, ठीक होगा जी। बहरहाल आगे चलते हैं, बाकी ये डिसाइड आप कर दें। उसके बाद देखें जी, नोट कर लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ड्रग्स। मेरा आपसे क्वेश्चन है डॉक्टर दनान, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स एसिटाइल कोलिन के लेवल को ज्यादा करते हैं और किस तरह करती हैं, ये बात मुझे बता दें बस। हाँ जी, एक एक ही इनका अल्टीमेटली टारगेट है, कैसे करती हैं बताएं प्लीज। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ड्रग्स एसिटाइल कोलिन का लेवल ज्यादा करती हैं, तो कैसे करती हैं? अल्टीमेटली एक इसका काम है, इनहिबिट टू द एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। वेरी गुड। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, आप इसका माइक में ऑन कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब आते हैं आगे। तो याद रखिएगा, ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, ये आपके प्रीवियस लेक्चर के साथ रिकॉल करनी है, मैंने आपसे बात पूछनी है डॉक्टर तनान, लेजी नहीं होना आपने। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ड्रग्स एसिटाइलकोलिन का लेवल ज्यादा करेगी, तो मस्करीनिक रिसेप्टर भी आपके पास एक्टिवेट होगा ना, मस्करीनिक रिसेप्टर एक्टिवेट होगा ना, होगा। अब आते हैं जी आगे, और हैविंग इफेक्ट, और मस्करीनिक जो रिसेप्टर्स है उनका दूसरा नाम क्या है, पैरासिम्प्टोमेटिक। आपके पास है ना इनका नाम पैरासिम्प्टोमेटिक। तो अब मुझे एक बात बताएं, मुझे आपने बात बतानी है, बाकी निकोटीनिक के पास कोई पैरासिम्प्टोमेटिक है? निकोटीनिक के पास पैरासिम्प्टोमेटिक है? नो। एमसीक्यूज क्या करना है, आप इसके नीचे एक नोट लिखने हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूं। आप लिखें आर कोलिनर्जिक, आर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एगोनिस्ट आर, हाँ जी, आर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आर। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर जुनान, पैरासिम्प्टोमेटिक मिमेटिक कौन कौन से? हाँ जी बताएं ना, कौन कौन से? डायरेक्ट वाले भी हैं, इनडायरेक्ट वाले भी हैं, और मस्करीनी के अपने भी हैं, एगोनिस्ट ऊपर है, ठीक है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और मस्करीनी के अपने, ये तीनों आपके पास पैरासिम्प्टोमेटिक हैं, वो भी एक्ट करेंगे, बट एक्सेप्ट निकोटेनिक, निकोटिनिक, ऐसे ही है ना। तो लिखें एगोनिस्ट और पैरा सिम्पैथो मिमेटिक, बात समझे है ना, मिमेटिक एक्सेप्ट। बाकी किसके भाई बताएं, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, वो कौन सा बंदा नहीं है इसमें? पैरासिम्टो पैरा सिम सिम्पैथोमिमेटिक कौन सा नहीं है? एक्सेप्ट आपके पास है निकोटिनिक रिसेप्टर। भाई निकोटिनिक जो है ना, निकोटिनिक एगोनिस्ट ये नहीं है, ठीक है। निकोटिनिक एगोनिस्ट ये आपके पास पैरासिम्पैथोमिमेटिक नहीं है। बाकी आप सबके साथ लिख सकते हैं, मैंने सेकंड नेम लिखवाया था, आप लोग सेकंड नेम लिख सकते हैं बाकियों के साथ, कार्बामेट के साथ भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ भी लिख सकते हैं, एंड्रोफोनियम के साथ भी आप लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मुझे एक बात बताएं, क्यों? क्योंकि यार जब आप कार्बामेट देंगे, जब आप ऑर्गेनोफॉस्फेट देंगे, जब आप एंड्रोफोनियम देंगे, अल्टीमेटली आप एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करेंगे, तो भाई जो
आपके पास एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करेंगे तो एसिटाइल कोलिन का लेवल ज्यादा होगा ना। एसिटाइल कोलिन का जब लेवल ज्यादा होगा तो क्या वो आपके पास मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा? क्या वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर के ऊपर काम नहीं करेगा? करेगा। जब वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर आप उसको क्या कह नहीं सकते, पैरासिम्प्टोमेटिक मिमेटिक एगोनिस्ट कह सकते हैं ना? हाँ जी, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? उनका सेकंड नेम बताएं प्लीज। तो इसलिए ये आपने एक एक्सेप्शन को भी यहाँ पे याद रख लेना, बाकी सबके साथ पैरा सिम्पैथोमेटिक आपके पास आएगा। सो ये तो आपके पास क्लियर होगी, एक आपने क्लासिफिकेशन क्लियर किया। अब आप लोग हेडिंग दे दें नंबर 2 पे, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। आपने बात की थी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की, 4 ग्रुप हैं, आपने चारों ग्रुप को पहले अंडरस्टैंड करना है। नंबर 2 पे लिखें, नंबर 2 पे लिखें कोलिनर्जिक कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट। तो चलें अब देखते हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है? हाँ जी, एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है बताएं ना प्लीज। इसका मतलब है इनहिबिटर है ना, इनहिबिटर है, इनहिबिटर। तो भाई ये इनहिबिट करेगा। अब देख लेते हैं क्या सीन होता है इसमें। चैप्टर नंबर 8 है जी आपके पास, जो मिनी कर्जन है उसका चैप्टर नंबर 8 है। आप लोग अब इस चैप्टर नंबर 7 आपके पास क्लियर है, ठीक है। अभी जो इसमें सोना चैप्टर नंबर 7 क्लियर, चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। और फिर इसमें चैप्टर नंबर 27, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 27 पे आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जितनी भी डिस्कशन होगी उस पे लिखा हुआ है आपका कोलिनो रिसेप्टर एंड कोलिनो कोली एस्ट्रेस ब्लॉकर। लफ्ज लिखा हुआ है ब्लॉकर। मेन क्या क्या आप इसको ब्लॉकर भी कह सकते हैं, फिर आप इसको ब्लॉकर भी कह सकते हैं ना, क्योंकि ब्लॉक कर रहा है ना। तो ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। और रीजनरेटर भी एक लिखा हुआ, उसकी भी आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल देखिएगा जी। तो इसमें आप लोग देखें, आप लोग इसमें जो करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसके कितने ग्रुप्स होंगे मुझे एक बात बता दें। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैज फर्दर हाउ मेनी ग्रुप्स? आपके ख्याल में आप कितने ग्रुप्स हैं? या डॉक्टर सामा बिन तारिक थोड़ी सी अपने माइंड से सोचो ना कि कितने ग्रुप हैं वैसे? 2 ग्रुप्स। कितने? 2 ग्रुप्स। कैसे कैसे 2 ग्रुप्स हैं? मस्करीनिक है और आपके पास जनाब अली इसमें आपके पास निकोटीनिक है ना। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। सिलेक्टिव की बात आ जाती है, हाँ जी बिल्कुल, ये बात करते हैं इंशाल्लाह। लेकिन इसमें आपके अकॉर्डिंग टू बुक 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू बुक आपके ये 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। देखें पहले ना आपको मैं एक नोट लिख लें, एक साइड पे नोट लिखें जो कि आपकी मिनी कर्जन में दिया हुआ है, ठीक है। इसकी इसी के रिलेटेड उन्होंने दिया हुआ है आपके पास M1 सिलेक्टिव। उन्होंने इसकी एक कुछ मस्कुलिनिक रिसेप्टर के अकॉर्डिंग उसकी सिलेक्शन के मुताबिक इनकी डिवीजन कर दी हुई है। M1 सिलेक्टिव, ठीक होगा जी। उन्होंने डिस्कशन इन्होंने किया हुआ है M3 सिलेक्टिव, M3 सिलेक्टिव। और उन्होंने किया हुआ है जनाब अली आपके पास नॉन सिलेक्टिव। अब जब इन्होंने ये नॉन सिलेक्टिव जो लफ्ज लिखा ये बड़ी कंफ्यूज करती है लोगों को, ठीक है। स्टूडेंट को ये बात बड़ी कंफ्यूज करती है कि यार M1 को सिलेक्टिव कर दिया, M3 के सिलेक्टिव बात कर दिया, बाकी नॉन सिलेक्टिव, ये मतलब क्या है इस बंदे का? इसका मतलब ये है, याद रखिएगा कि बाकी जितने भी है ना आपके पास M2 M4 M5 ये सारे इसमें नॉन सिलेक्टिव, मतलब आप कोई भी देंगे ना ड्रग इसमें तो आप जहाँ पे वो सारे रिसेप्टर के ऊपर काम करें, ठीक है। तो ये उसने कुछ सिलेक्टिव बात कर दिया। इसमें जो MCQs आता है वो आगे मैं बात करता हूँ। ये 3 टाइप्स हैं और आगे इनकी मैं फिर बात करूंगी, ठीक होगा जी। तो इस तरह आगे आप लोग इसका एक सेकंड नेम है, इसका सेकंड नेम भी आप लोग लिखे, इसको कह सकते हैं एंटी मस्क्रीनिक। हाँ जी, एंटी मस्क्रीनिक ड्रग्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? एंटी मस्क्रीनिक, एंटी मस्क्रीनिक ड्रग्स कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। ओके, अब फिर आते हैं जी, आगे बात करते हैं। एट ऑल मस्क्रीनिक रिसेप्टर, इसका मतलब लिख लें एट ऑल मस्क्रीनिक, एक्ट ऑन एट ऑल मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स। ये पॉइंट जो वोट M1 सिलेक्टिव ड्रग्स, M3 सिलेक्टिव ड्रग्स और नॉन सिलेक्टिव मस्क्रीनिक ड्रग्स। मस्क्रीनिक ये आपकी आसानी के लिए मैंने कर दी है। नॉन सिलेक्टिव मतलब क्या कि कैन एक्ट एट ऑल मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स। तो ये भी आपको पॉइंट
इतना सिंपल कर दिया ना कि आप लोगों को अब भी नहीं कर सकते, पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। बहरहाल आगे देखिएगा, इसमें ना जो वैसे ग्रुपिंग करते हैं ना इसकी कुछ यूं ग्रुपिंग भी होती है। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ग्रुपिंग आपने ये याद करनी है, ठीक है। इसमें आप लोग याद करते हैं नेचुरल मस्क्रीनिक एगोनिस्ट। अब मैं इसको भी उसके साथ कंबाइन करूंगा। इसी को आप कहते हैं जनाब अली एंटी मस्क्रीनिक नॉन सिलेक्टिव, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, नेचुरल नेचुरल मस्क्रीनिक एगोनिस्ट और इसी का नाम है फिर आपके पास सेकंड नेम। इसी को आपने बुक वालों ने लिखा हुआ है कि हाँ जी, एंटी मस्क्रीनिक नॉन सिलेक्टिव है। ये कोई सिलेक्टिव नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये M3 के लिए, M4 M5 के लिए। तो जी बोले प्लीज। जी यहाँ पे ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि इसके अंदर ना आप लोगों ने जो चीजें याद रखनी है, इसके दो ग्रुप्स आप याद रखेंगे जो कि आप लोग बात करेंगे, जिसमें मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट और निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये दो मेन ग्रुप्स हैं मस्क्रीनिक। हाँ जी, इसमें ये आपको मैंने इसका ना गलती से हुआ है, मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट और निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। तो ये आपको पॉइंट पता, दो ग्रुप्स हैं। फिर हम उन दो ग्रुप में से जो डिस्कस करने जा रहे हैं, नंबर 1 पे आप लोग हेडिंग दे दें जनाब अली, इसमें मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट। तो इसकी हम बात कर रहे हैं। मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट में आगे इसके फर्दर सब ग्रुप्स हैं, फर्दर इसकी आगे मतलब कि डिवीजन है। उसमें आपको मैं दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मिनी कर्जन में आपके पास M1 सिलेक्टिव, M3 सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव मस्क्रीनिक ड्रग, और ये आप लोगों को पॉइंट पता। अब इसमें हम देखेंगे, याद रखिएगा ये जो मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट है ना, मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट में आपके पास नेचुरल मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है एंटागोनिस्ट है, या फिर इसी को कहते हैं एंटी मस्क्रीनिक नॉन सिलेक्टिव, ठीक होगा जी। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब इसमें जो आपने चीज याद क्या करने वाली है, वो आपने याद रखना है कि इस नेचुरल या एंटी मस्क्रीनिक नॉन सिलेक्टिव में ना जो आपने पॉइंट याद रखने हैं, वो आपके पास नमोनिक 3 मेंबर्स आपने याद रखने हैं। 3 मेंबर्स याद रखिएगा प्लीज। इसमें 3 मेंबर्स आपके कौन कौन से हैं वो आप लोग बात करेंगे। इसमें आपके पास आ जाता है हैज, लफ्ज कौन सा हैज आप लिखने हैं। हाँ जी, आई हैज, इस तरह मतलब आई हैव, इस तरह ये जो आप पॉइंट लिखते हैं, ठीक है सेंटेंस। तो इसमें आप लोग लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए जी, ये आपको पॉइंट पता होना, ये कॉमनली यूज भी होती है। इसमें H स्टैंड फॉर हायोसीन, हायोसीन हायोसीन और हायोसीन इसका फुल नेम बहुत कम लोग लिखते हैं, आप फुल नेम लिखें हायोसीन ब्यूटरेट हायोसीन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है जी। हायोसीन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, पता है ये जो साल्ट है, इस साल्ट से आपके पास एक ब्रांड नेम से ड्रग्स आती है, उसका नाम क्या है, बिस्कोपान। हाँ जी, उसका नाम क्या है, बिस्कोपान। ये का नाम सुना हुआ है बिस्कोपान का। और ये जो बिस्कोपान है, ये आपके पास क्रैम्प्स के लिए, पेन्स के लिए, इस तरह। चले मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैंने इसकी क्रैम्प्स में इनके जो खर्ल से पड़ जाते हैं ना, देखें, इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम द अब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेन्स, डिस्कम्फर्ट, ठीक हो गया जी। तो ये आपको पॉइंट बिस्कोपाम। आज के बाद अगर आपसे को पूछे कि ये किस साल्ट में है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ये ब्रांड नेम है, वो जेनरिक नेम है, ये जेनरिक नेम है। आपने लफ्ज जेनरिक वाले याद करने हैं, आपने बस्कोपान नहीं याद करना, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखें। उसके बाद हायोसिन, अच्छा कभी कभार सिंपल सिर्फ हायोसिन भी आ जाए तो आपने ये नहीं कहना कि सर ने ये साल लिखवाया, ये नहीं है तो ये सिंपल, कभी कभार हायोसिन भी आ जाता है, ठीक है, सिंगल। फिर आगे आते हैं जी, बात करते हैं ए स्टैंड फॉर, हाँ ये देखें फुल नेम लिखा हुआ हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, फुल नेम इसका। अच्छा जी, ए स्टैंड फॉर आपके पास है एट्रोपिन। हाँ जी, क्या है, एट्रोपिन। तो एट्रोपिन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब ये जो एट्रोपिन है ना, इसमें याद रखिएगा
अच्छा, एट्रोपिन, इसकी बाकी एप्लीकेशन तो बाद में आप लोग बात करेंगे। इसके बाद एच स्टैंड फॉर, एच स्टैंड फॉर है आपके पास स्कोपोला स्कोपोलामाइन, और ये तीनों ही एमसीक्यूज है, मैं आपको बताई जा रहा हूँ। एट्रोपिन भी है और आपके पास ये हाइसिन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ठीक हो गया जी, ये आपको पॉइंट पता। ये 3 मेंबर्स हैं जो आप लोगों को पता होने। ओके, इसमें आप लोगों को देखें, मैंने आपको लिखवाई है हायोसिन। ये देख रहे हैं आप लोग, एंटी मस्करीनिक नॉन सिलेक्टिव ड्रग है ये आपकी, जिसमें एट्रोपिन है, जिसमें आपकी जनाब अली मैंने आपको लिखवाई है, ये देख रहे हैं स्कोपोलामाइन। स्कोलापाइन आप किसके लिए यूज करते हैं? एंटी मोशन सिकनेस वाई ट्रांसडर्मल पैच, अभी इसकी मैं बात नहीं कर रहा। एट्रोपिन आप देख लें, इसमें मिड्रिएटिक मिड्रिएटिक है, क्लिनिकल एप्लीकेशन उसकी क्या है? मिड्रिएटिक है। ये आपको पॉइंट, मिड्रिएटिक मीन की क्या है? आपकी ये डायलेशन ऑफ प्यूपल करवाती है, अगर किसी को मियोसिस हुई पड़ी है ना, तो वो उसमें ये बार आगे देखिएगा। उसके बाद मैंने आपको लिखवाई है, हाँ जी, स्कॉल्पो, ये आपने लिखी है, और एच होमो, ओके जी। तो इसके बाद आप लोगों ने, हाँ जी, जी डॉक्टर जनाब मुझे ये बताएं कि इसके लिए आपने निमोनिक कौन सा किया है? हाँ जी, आपने ये जो मस्करीनिक रिसेप्टर की बात की और इसमें आपने एंटा मस्करीनिक रिसेप्टर की बात की है, इसमें निमोनिक आपके पास क्या है? हैज को आपने याद रखना है सिंपली, ठीक होगा जी। हैज में आपने होमोसिस्टीन की बात कर ली है, और इसमें जनाबेली आपने एट्रोपिन की बात कर ली है, बाकी आप लोगों के साथ डिटेल है, ठीक है जी। हाँ जी, बात क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नंबर 2 पे लिखें। ये थी आपके पास वो ड्रग्स जो कि नेचुरली या फिर आपके पास जनाब अली इसमें एंटी मस्करीनिक नॉन सिलेक्टिव है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग लिखेंगे, इसके 2 ग्रुप्स हैं, नंबर 2 पे ग्रुप लिखेंगे इसका। नंबर 2 पे आप लोग लिखेंगे सिंथेटिक, आप लोग लिखेंगे सिंथेटिक मस्करीनिक एंटागोनिस्ट, सिंथेटिक जो हम खुद बनाई जाती हैं, सिंथेटिक मस्करीनिक मस्करीनिक एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट, तो इसकी बात करें। अभी आप लोग हेडिंग दे दें नंबर 2 पे, नंबर 2 पे आप लोग हेडिंग दें सिंथेटिक सिंथेटिक मस्करीनिक एंटागोनिस्ट। तो ये आपको पॉइंट जो है ना इसका पता नहीं। अच्छा, इसमें ना याद रखिएगा, बेस्ड ऑन इंडिकेशन जहां पे ये इस्तेमाल होती हैं उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया 4 ग्रुप में, ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले इंडिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने कहा आप लिख लें इसमें, बेस्ड ऑन इंडिकेशन कि कहाँ पे ये यूज होती हैं। कंट्रा इंडिकेशन आपको पता, जहाँ पे ये यूज नहीं होती, जहाँ पे ये यूज होती है उस हिसाब से बेस्ड ऑन इंडिकेशन डिवाइडेड इनटू 4 मेंबर्स या 4 मेंबर्स, ये आपको पॉइंट पर। अब कौन कौन से 4 मेंबर्स हैं उनकी बात कर लेते। अब देखिए, थोड़ा सा ना रिकॉल करें, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों ने चुप नहीं रहना, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कल आप लोगों ने बात की थी पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, तो मैंने आपको कहा था जनाब अली, पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक सिस्टम को जब आप ओवर एक्टिव करेंगे किसके ऊपर? रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, तो रिजल्टेंट 2 फीचर आते थे। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, जो कि जनाब अली आपके पास डेरिवेटिव ऑफ द फॉरगेट है, आप उसमें अगर इसको हैवी करते हैं तो पेंस को, तो क्या होता है? इंट्रिंसिक अस्थमा, वेरी गुड डॉक्टर इस्लाम। इंट्रिंसिक दमा मीन क्या? ब्रोंकोस्पाज्म। इसके साथ और क्या होता था बताएं प्लीज? और इसके अलावा क्या था? इंक्रीज ब्रोंकियल सक्रीशन, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, ये बात आप लोगों ने की थी। अब ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से आपके क्लिनिकल फीचर आते थे, जिसमें आपने बात की थी वीज की, और जिसमें आपने बात की थी रोंकाई की, और अगर लार्जर आपके पास जनाबेली इसमें आ जाती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो उसमें आपने बात की थी स्ट्राइडल की। ये 3 आप लोगों ने बात की थी, अगर याद हो। वीज और रोंकाई को आपने कहा था कि ये फीचर्स है इंट्रिंसिक अस्थमा के, ठीक है। अब इंट्रिंसिक अस्थमा के ये फीचर्स हैं। मुझे एक बात बताएं, अब ये जो आपके पास पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है,
एक्ट हाँ जी, इसके ऊपर जनाबली आपके मस्करीनिक रिसेप्टर्स है ना, अगर आप मस्करीनिक रिसेप्टर को ही इनहिबिट कर दें तो फिर आपके पास ये काम सही हो जाएगा ना। हाँ जी, अगर मस्करीनिक रिसेप्टर को आप जनाबली यहाँ पे इनहिबिट कर दें तो फिर सही होगा ना। तो ये भी आपको तो आप लोग लिखेंगे एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स, और याद रखिएगा इसमें नंबर 1 आप लोग हेडिंग एमसीक्यूज है जी, ये एमसीक्यूज है। इसमें आप लोग लिखें इप्रा ट्रोपियम, इट्राट्रोपियम, ये एमसीक्यूज है। और इसी के साथ साथ एक ड्रग और भी है जो सेम जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो आपके पास है जनाब अली टायोट्रोपियम। ट्रायोट्रोपियम दोनों का सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और आपको एक बात बताता जाऊं, ये एमसीक्यूज इसलिए है, ये वाला एमसीक्यूज इसलिए है कि ये आपके पास है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीओपीडी, COPD, और फॉर जनाब अली इंट्रिंसिक अस्थमा, इंट्रिंसिक अस्थमा, ये ड्रग ऑफ चॉइस। अब मुझे एक बात बताएं, जो शहबाज गिल को उस दिन विजिंग हो रही थी, हाँ जी मुझे एक बात बताएं, जो उस दिन विजिंग हो रही थी उसके अंदर फिर आप ये ड्रग दे सकती है ना, इप्राट्रोपियम। अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप लोग बात कर लें, ये ड्रग फिर आप लोग यूज कर सकते हैं ना। हाँ जी, ये आपको पॉइंट पता चल गया। उसके बाद आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं फिर इसमें। अच्छा, आपके ख्याल में इस ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है जी, आगे बात करते हैं। कॉमन सेंस की बात है, ये आपके पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? हाँ जी, मुझे ये बताएं प्लीज। ये इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, याद रखिएगा, वो आपके पास ब्रोंको डायलेशन है। हाँ जी, वो क्या है? ये करवाती है ब्रोंको ब्रोंको ब्रोंकोडाइलेशन। मैं बताता हूँ ब्रोंकोडाइलेशन। तो ये भी आपको पॉइंट पता चल गया, ठीक है। उसके बाद और ये याद रखिएगा, ये आपके पास ड्रग है एंटी एंटी एस्थमेटिक, एंटी एस्थमेटिक दमे के लिए, ठीक हो गए, एंटी एस्थमेटिक, ये आपके पास ड्रग है। ओके, तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं। ये एक आपके पास ग्रुप हो गया। अब उसके बाद नंबर 2 पे मैंने जाना है। देखिए, मैंने आपको ये चीजें कल कहा था ना कि ये हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे ये रिकॉल कर लें, रिकॉल पॉइंट है आपके पास, जहां पे रिकॉल पॉइंट है उसको रिकॉल करें। जब पैरासिम्पथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हमने बात की थी, और हमने इसको स्टोमिक के ऊपर भी, जीआईटी के ऊपर काम करवाया था ना, तो जनाब अली जब पैरासिम्पथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को स्टोमिक में आप एक्टिव करेंगे, तो स्टोमिक में जनाब अली आपके पास M1 जो आपके पास जनाब अली मस्कुलिनिक रिसेप्टर होगा, तो वहां पे HCl की क्या होगी? हाँ जी, सक्रीशन इंक्रीज के डिक्रीज इंक्रीज होगी ना, तो वाई मस्कुलिनिक रिसेप्टर आपके पास जनाब अली HCl की सक्रीशन इंक्रीज होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस HCl इस इंक्रीज HCl को कम करें, तो आप लोग क्या करेंगे? आप M1 रिसेप्टर इनहिबिटर देंगे ना। हाँ जी, आप जनाब अली एंटी मस्कुलिनिक सेलेक्टिव इनहिबिटर्स आप देंगे ना। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक होगा जी। तो अब आते हैं, आगे बात कर लेते हैं। इसमें आप लोग लिखेंगे, जिसके साथ होगा वो मैं आपको लिखवा दूंगा। हाँ जी, तो ये आपने पॉइंट लिखना है प्लीज, कि अगर आप HCl की प्रोडक्शन नहीं रोकते तो क्या होगा? हाँ जी, इसमें पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक डिजीज होंगी ना। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना। तो आप लोग लिख लें इसमें जनाबे अली, नंबर 2 पे लिखें पाइरेन पाइरेनजीपेन, पाइरेनजीपेन। ये लफ्ज मैं ब्रेक इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। पाइरेनजीपेन, पाइरेनजीपेन आपको पता चल गया, और ये भी एमसीक्यू है। पाइरेनजीपेन आप लोगों को पता होना चाहिए। आज के बाद ये आपके पास क्या है? M1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, ठीक होगा जी। M1 रिसेप्टर ब्लॉकर है ये, M1 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने ऊपर क्या क्लासिफिकेशन की थी? M1 आपने बात की थी। M1 M3 आपके पास एक सिलेक्टिव में आ जाता है, सिलेक्टिव मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट है। तो ये एक सिलेक्टिव मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट है। तो ये भी आपको पॉइंट पता चलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपके पास क्या है? एंटी पेप्टिक अल्सर है, एंटी पेप्टिक पेप्टिक डिजीज के आपको पता होना चाहिए, एंटीपेप्टिक डिजीज या फिर अल्सर। तो इससे आप लोगों को पॉइंट देखें। इसमें
पेप्टिक अल्सर में दो चीजें आती हैं, आपको पता है ना, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूटेनल अल्सर, दो चीजें हैं ना, तो ये भी आपको पॉइंट बड़े अच्छे से पता है। अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। और पता है आपकी जो ये है मिनी कर्सन, इसमें एक बात है कि ये जो पेप्टिक डिजीज है ना, नॉट अवेलेबल इन द यूएसए, ये बात मतलब इसमें लिखी हुई है, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद ये आपके पास एंटी मस्करीनिक सेलेक्टिव है, ये एक क्या आपके पास एंटी, ये साथ साथ लिखिएगा प्लीज, एंटी मस्करीनिक सेलेक्टिव, एंटी मस्करीनिक सेलेक्टिव है, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 पे, नंबर 3 पे, और ये आपका एमसीक्यू। अच्छा, इसके साथ एक और ड्रग भी है, उस ड्रग का भी नाम लिखें, टेलिन टेलिनजिपिन भी आप लोग याद रखेंगे इसके साथ। ये दोनों ड्रग टेलिनजिपिन भी याद रखेंगे, और दोनों का सेम ही है, M1 रिसेप्टर ब्लॉक। उसके बाद नंबर 3 पे रिकॉल कर लें भाई, रिकॉल कर लें, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, आईज पे एक्टिवेशन होती थी ना। मुझे एक बात बताएं, आईज पे आप लोगों ने इसकी देखी थी ना एप्लीकेशन, आईज पे अगर मैं बात, अगर पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को आई के ऊपर आप एक्टिवेट करवाएंगे तो क्या होता था, मुझे एक बात बताएं, दो मसल की वजह से सिलियरी मसल और पपिलरी मसल्स और दोनों का काम था कंस्ट्रक्शन करवाना। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ओवर रिएक्ट कर जाता है, आई के ऊपर ओवर एक्टिव हो जाता है, तो क्या होगी, हाँ जी, आपको मुझे एक बात बताएं, मायोसिस होगी ना, मियोसिस होगी ना, तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। और जब आप मियोसिस देखें, एक साइड पे लिख लें, मियोसिस का मतलब आपको बड़े अच्छे से पता है, इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है जी, कंस्ट्रक्शन। अगर किसी को मियोसिस हो जाती है ड्यू टू अबनॉर्मेलिटी, ड्यू टू, हाँ जी, ड्यू टू ओवर एक्टिंग ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑन द आई, तो आपके ख्याल में ये क्या होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, अगर सुन लें, अगर आपने रेटिना को देखना हो, मैंने आपको कई दफा, अच्छा यार ये नोट में ना बातें कुछ, नोट, ये नोट लिखनी है, ठीक है। अगर आपने एज ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रेटिना को देखना है, पहली बात तो मुझे ये बताया, रेटिना को आप नेकेड आई से देख सकते हैं, पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है, रेटिना को नेकेड आई से देख सकते हैं, नो नहीं देख सकते। अगर आपने रेटिना को देखना है तो आप क्या करेंगे, दो ही काम करेंगे ना, या तो आप फंडोस्कोपी करेंगे, फंडोस्कोपी का दूसरा नाम क्या है आपके पास, रेटिनोस्कोपी, रेटिनोस्कोपी के बाद तीसरा नाम क्या है, ऑप्थेल्मोस्कोपी, तीन नाम है इसके। आप फॉर, हाँ जी, फॉर सीन टू रेटिना, रेटिना डन, डन फंडोस्कोपी, आप फंडोस्कोपी करेंगे, आप रेटिनोस्कोपी भी इसी को कहते हैं, रेटिनोस्कोपी भी इसी को, और ऑप्थल्मोस्कोपी भी इसी को कहते हैं, ऑप्थल्मोस्कोपी। तो ये तीन नाम आपको पता होने चाहिए। सुन लें, आगे बात करते हैं जी। देखें इसमें, अच्छा मुझे एक बात है, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको 3 लेयर्स ऑफ आई का पता हो, हाँ जी, अगर किसी को पता है तो अपना माइक ऑन करें या टाइप कर दें, बताएं किसी को 3 लेयर्स आई की, 3 लेयर्स का पता है, 3 लेयर्स ऑफ आई, हाँ जी। और आपको याद हो तो मैंने ऑप्टिक नर्व के साथ कई दफा बता भी चुका हूँ, हाँ जी, अगर आपने गौर किया। देखिए जी, आउटर मोस्ट, ये लिख लीजिएगा नोट की फॉर्म में, कॉम्प्लीमेंट्री नोट लिखें, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर को आप कहते हैं जनाबे अली फाइब्रस ट्यूनिका, ट्यूनिक, इसको क्या कहते हैं, फाइब्रस, फाइब्रस ट्यूनिक। अब इसकी एप्लीकेशन है, इसको आप, आपके पास ये साथ होनी चाहिए। और ये जो फाइब्रस ट्यूनिक है ना, ये फर्दर कॉम्पोजिशन ऑफ 2 लेयर्स, 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स ऑफ द आई। ये 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, स्क्लेरा, ये किससे मिलके बनती है, ये स्क्लेरा से, और ये कॉर्निया से मिलके बनती है, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक हो गया जी। फिर आगे चलते हैं, आपके नंबर 2 लेयर ऑफ द आई पे, वो कौन सी है जी, मिडल लेयर, मिडल लेयर, मिडल लेयर की अगर मैं बात करता हूं तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, मिडल लेयर, और मिडल लेयर को आप कहते हैं इसमें जनाब अली वास्कुलर ट्यूनिक या कुराइड, इसको क्या कहते हैं, वास्कुलर, वास्कुलर या फिर कुराइड, कुराइड,
ट्यूनिक, ये दूसरी लेयर है, मिडल लेयर। और पता है ये आपकी मिलके बनती है यूविया से। किससे मिलके बनती है? मेड मेड अप मेड अप मेड अप ऑफ द, हाँ जी, ये बनी होती है यूविया की। ठीक हो गया जी। फिर अगर मैं आपको बताऊं तीसरे नंबर पे इनर इनर लेयर की बात करूं, इनर लेयर ऑफ आई, इसकी बात करूं तो जनाब अली इसका नाम क्या है पता है आप लोगों को? न्यूरल ट्यूनिक। न्यूरल न्यूरल ट्यूनिक। और न्यूरल ट्यूनिक जो आपकी बनी होती है ना, ये बनी होती है मेड अप ऑफ रेटिना। ये रेटिना की बनी होती है, ठीक है, मेड अप ऑफ रेटिना। ये भाई आपको पॉइंट क्लियर हो गया। ये 3 लेयर्स अगर आज के बाद आपसे मैंने जब भी पूछूं ऑप्थेल्मोलॉजी में भी जहां पे भी, तो आप ये 3 लेयर्स बताएंगे ना। 3 लेयर्स का आपको पता चल गया, जिसमें फाइब्रस ट्यूनिक है, जिसमें वास्कुलर कुराइड ट्यूनिक है, जिसमें आपके पास न्यूरल ट्यूनिक है। और अब कहां कहां से किस किस से मिलकर बनी है ये आप लोग बात जानते हैं। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं ना कि सर हमें इसकी डायग्राम दिखा दें, तो वो भी देख